हेलो नमस्कार दोस्तों, उजाला कोचिंग सेंटर पर आपका आधी रात को स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट है अभी 95th टेस्ट जो कि 4 जून रात 9 बजे से लेकर 10:10 तक हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट ऑथेंटिक पाठ्यक्रम पर आधारित साइको का जो टेस्ट हुआ था उसमें टेस्ट तो हालांकि 100 प्रश्न का सभी विषयों का था, लेकिन जो साइको का पार्ट था उस साइको के पार्ट की हम व्याख्या सहित वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी नया कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख रहा हो या फिर जो टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी हैं वो कैंडिडेट भी मैटर को देख रहे हों, तो यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। याद रखना, तो अपना कीमती समय आप यहाँ पर दीजिए, चाहे 15 से 20 मिनट या 25 मिनट लूँगा मैं आपके, लेकिन जो 20 प्रश्न यहाँ पर वीडियो में दिए गए हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ना सिर्फ एक ऑप्शन पर बल्कि 3-3, 4-4 जितने भी ऑप्शन दिए वो भी हम क्लियर करते चलेंगे और आपका जो भी कोई डाउट होगा वह भी क्लियर हो जाएगा। तो एक जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि उजाला टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि आरबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित या फिर एनसीईआरटी ऑथेंटिक पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज है, और जिसमें आप महत्वपूर्ण विषय जो कि अपने रीट एग्जामिनेशन में है उनमें ऑथेंटिक पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वो आपको उचित लगे तो आप देख लीजिएगा, बाकी वीडियो ज़रूर देखना जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। चाहे सी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, तो सभी को ये काम आने वाला है। तो चलिए, समय आप देख सकते हैं रात के 1:10, 5 जून हो चुकी है। तो समय मायने नहीं रखता, लेकिन हमारा प्रयास ज़्यादा मायने रखता है कि हम किस समय कितना प्रयास कर रहे हैं, क्या वह पॉजिटिव संकेत देता है, क्या वह सही दिशा की तरफ ब्लोइंग हो रहा है या फिर नहीं। तो चलिए, अपन ज़्यादा समय वेस्ट ना करते अपना मैटर स्टार्ट करते हैं। तो ये साइकोलॉजी का टेस्ट है और यूनिट फर्स्ट बाल विकास पर पहले भी हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और पिछला एक वीडियो था जो कि 4 जुलाई को टेस्ट हुआ था, तो वह भी वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमने व्याख्या सहित पोस्ट किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न ये है कि बाल विकास की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। सबसे पहले तो अपने को यही चीज़ देखनी होगी हर प्रश्न की में, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, भी प्रश्न में अगर नहीं आता है तो उस प्रश्न में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम समझ लेते हैं कि कौन सी विशेषता है इस प्रकार से, तो इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में मंदता। सेकंड ऑप्शन है परिकल्पनात्मक तर्कना या परिकल्पनात्मक चिंतन। थर्ड ऑप्शन है मूर्त घटनाओं से संबंध में युक्ति संगत तर्कना। और फोर्थ ऑप्शन है वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षमता का विकास प्रारंभ। अब देखिए, इसमें अपने को इसकी विशेषता देखनी है जो नहीं है, बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है वह देखना है। तो ऑप्शन नंबर आपने देख लिया होगा, ब नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब हम आपको सभी ऑप्शन बताते हैं। देखिए, कुछ व्यक्ति कह रहे थे कि सीखने की प्रक्रिया में बाल्यावस्था में मंदता नहीं आती, लेकिन देखिए किशोरावस्था और शैशवावस्था, बालक सबसे ज़्यादा सीखता किस अवस्था में है, या फिर शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है, वह है बाल्यावस्था। ठीक है, और शैशवावस्था, और शैशवावस्था का ही पुनरावृत्ति है किशोरावस्था। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ये पहला ऑप्शन जो आप इसको सोच रहे हैं ना सही होगा। तो ये ऑप्शन भी विशेषता में आता है, और प्रश्न में पूछा कि विशेषता नहीं है, यह भी विशेषता है, यह भी विशेषता है और यह भी विशेषता है, लेकिन यह विशेषता नहीं है और अपने को इसी ऑप्शन का चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेकंड नंबर। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाल्यावस्था की है। यहाँ पर बाल्यावस्था की विशेषता पूछा है। तो पिछले प्रश्न पर एक बार फिर से चलते हैं। एक बार यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है कि परिकल्पनात्मक तर्कना। जो परिकल्पनात्मक तर्कना है या फिर अमूर्त चिंतन है, वह एक ही चीज़ होती है और वह
किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की विशेषता है ना। ए नंबर ऑप्शन, स नंबर ऑप्शन और द नंबर ऑप्शन, ये तो बाल्यावस्था की विशेषता है, लेकिन अपने को विशेषता नहीं वाला ऑप्शन चुनना है जो परिकल्पनात्मक तर्कना है, जो कि शैशवावस्था सॉरी किशोरावस्था की विशेषता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन वापस प्रश्न नंबर सेकंड प्रश्न में क्या था? विशेषता है, अपने को इसमें देखना है कि कौन सी विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है? शर्म व गर्भ की अवस्था, यहाँ पर श्रम लिखा गया, तो इसमें थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। शर्म व गर्भ की अवस्था, ठीक है। और ब नंबर सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है? बालक वस्तुओं को भिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। थर्ड नंबर ऑप्शन में परिकल्पनात्मक तर्कना नहीं। और 4 नंबर ऑप्शन में लिखा है काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंत कथा। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है ना, काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंत कथा, 4 नंबर जो ऑप्शन है, सबसे पहले अपने को यहाँ पर देखना है 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। देखिए प्रश्न को समझे पहले। इसमें लिखा है 4 नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है? काल्पनिक श्रोता एवं व्यक्तिगत दंत कथा का। ये हमने पिछले टेस्ट में जो 4 अप्रैल को जो टेस्ट हुआ था ना, उस टेस्ट में हमने ये प्रश्न इंक्लूड किया था, उसमें अलग से प्रश्न इंक्लूड किया था, जिसमें काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंत कथा ये किशोरावस्था की विशेषता है, ठीक है। और जो परिकल्पनात्मक तर्कना है यह किशोरावस्था की विशेषता है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, तो मतलब ये विशेषता में शामिल हो जाएगा, ये भी विशेषता में शामिल हो जाएगा और ये भी विशेषता में शामिल हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पर राइट ऑप्शन का जब सिलेक्शन करना होगा, तो इनमें देखिए अपने को 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो तीनों ऑप्शन सही थे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3। किस आयु वर्ग में बच्चे बलबलाने की अवस्था में पहुंच जाते हैं? अब प्रश्न को देखिए, बलबलाना क्या होता है कि बच्चे जैसे लगभग, इसमें पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है 1 माह, ब में है 11 माह, स में है 6 माह और द में है 16 माह। तो यहाँ पर अपने को राइट ऑप्शन आपको चुनाव करना है। सबसे पहले आपने सोच लिया होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ राइट ऑप्शन क्या है। स नंबर ऑप्शन 6 माह। अब देखिए इसमें होता क्या है, लगभग 6 माह की आयु होने पर बच्चे बलबलाने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। बलबलाने में विभिन्न प्रकार के स्वरों एवं व्यंजनों से संबंधित ध्वनियाँ लंबे समय तक बार बार उत्पन्न की जाती है, जैसे कि दा, बा, आ, बच्चे बोलते हैं ना। 6 माह में लगभग बच्चे कौन कौन से वर्ड इस प्रकार से बोलना प्रारंभ करते हैं? दा, बा, आ, ये सब चीज़ें आपको NCERT बुक के अंदर लिखी हुई भी मिल जाएंगी, ठीक है। और एवं 9 माह की उम्र तक, कब तक? 9 माह की उम्र तक क्या होता है भाई? ध्वनियाँ कुछ ध्वनि समूह की श्रृंखला के रूप में विस्तृत हो जाती है, जैसे कि यही ध्वनियाँ, जैसे दा, बा, आ बालक बोलता है ना, यही ध्वनियाँ थोड़ा विस्तृत हो जाती हैं, जिसमें दा 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 बच्चे करते रहते हैं, या फिर बा 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 ऐसे वैसे बच्चे करते रहते हैं। तो ये 6 माह की अंतर्गत आता है। तो 6 माह में बच्चा बलबलाना प्रारंभ करता है, इसी को बोलते हैं बलबलाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से बाल्यावस्था के संबंध में JS रॉस का कथन है। हमने पिछले जो एक टेस्ट में आपको प्रश्न डाला था, तो उसमें हमने डाला था कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसका कथन है। तो यहाँ पर हमने डाला है कि JS रॉस का कथन कौन सा है। तो हमने बता दिया आपको, राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन है, मिथ्या परिपक्वता का काल। कौन सा ऑप्शन राइट है? 6 नंबर ऑप्शन। अब देखिए, जीवन का अनोखा काल, ये किसने कहा है बाल्यावस्था को? ये कॉल व बुश ने कहा है। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था, ये किसने कहा है? कॉल व बुश ने। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। और मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? JS रॉस ने, ठीक है, यही पूछा है प्रश्न में। और जीवन का निर्माण काल किसने कहा है भाई बाल्यावस्था को? फ्रायड ने कहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है? बहुत बच्चे कन्फ्यूज हुए इसमें, और बच्चों ने हमें ग्रुप में भी और पर्सनली भी इस पर डिस्कशन करने के लिए हमें कहा कि प्रश्न को दोबारा चेक कीजिए। मैं आपको बता दूं, प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन तो है, किसका कथन है ये? इसमें पूछा है कि इस कथन का समर्थन किसने किया है। प्रश्न की भाषा को पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? समर्थन लिखा है। समर्थन करना यानी कि हाँ में हाँ मिलाना होता है समर्थन करना, ठीक है, जैसा चाहे वैसा कर देना, वो होता है समर्थन करना। और एक होता है किसी चीज़ का निर्माण करना या किसी चीज़ को स्थायी रूप देना, या मतलब कि यह कथन पूछा है, यह कथन किसका है अगर यह पूछ ले
प्रश्न में अगर ये पूछ ले कि यह कथन किसका है तो आंसर आ जाएगा जॉन्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समर्थन पूछा है, क्या पूछा है भाई, समर्थन पूछा है। तो जे.एस. रॉस के इस कथन का समर्थन किसने किया था, सॉरी जॉन्स के इस कथन का समर्थन किसने किया था, जे.एस. रॉस ने। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बे नंबर ऑप्शन। यानी कि एक बार फिर से समझ लें, यह कथन पूछे तो जॉन्स का है और समर्थन पूछे तो जे.एस. रॉस का है। आ गया होगा समझ में? अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना इस प्रश्न पर। 5 प्रश्न पर डिस्कशन के लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। सांवेगिक प्रक्रिया में प्रकार की प्रतिक्रिया अंतर्निहित होती है, ठीक है। इसमें अपने को बताना है भी, ये भी एनसीईआरटी से ही लिया गया प्रश्न है। शरीर क्रियात्मक बे नंबर है, मनोवैज्ञानिक और स नंबर है ए व ब दोनों, और द नंबर क्या है, सांवेगिक प्रक्रिया में केवल मानसिकता पर ही प्रभाव पड़ता है, शारीरिकता पर इसका कोई संबंध नहीं है। शारीरिकता से इसका कोई संबंध नहीं, क्यों नहीं है संबंध भाई, शारीरिकता से भी तो संबंध है। जब देखिए संवेग विकसित होते हैं ना तो मानसिकता से प्रारंभ होते हैं, लेकिन उसका असर कहाँ पर पड़ता है, अपनी बॉडी पर पड़ता है। अब ये नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है। जब हम भय होता है तो हमारा शरीर थरथराने लगता है। जब बहुत दुख की बात होती है तब हम रोने लगते हैं, तो आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो ये शारीरिक क्रियाएं हैं, है ना। तो इस प्रकार से मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 नंबर का स नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ये भी सही है और ये भी सही है, और इसकी व्याख्या कौन सा ऑप्शन कर रहा है, 6 नंबर, यानी यह वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7। एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न नंबर 7, ये भी देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। निम्नलिखित में से अग्र मस्तिष्क की विशेषता है, अपने को अग्र मस्तिष्क की विशेषता बताना है। देखिए, संज्ञानात्मक गतिविधि, संवेगात्मक गतिविधि, श्वास लेना, हृदय गतिविधि, शरीर मुद्रा एवं संतुलन को नियंत्रित करने की गतिविधि। तो इसमें देखिए, जो अपने सारे ऑप्शन को पहले ध्यानपूर्वक समझना है। पहले तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपके सामने कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। तो ये जो संज्ञानात्मक गतिविधि है या फिर संवेगात्मक गतिविधि है, ये दोनों ही अग्र मस्तिष्क की विशेषता है। 4 मस्तिष्क होते हैं, एनसीईआरटी में अच्छे से व्याख्या की गई है। एनसीईआरटी कक्षा 11 में आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं भी है ना, तो अगर आप टेस्ट सीरीज में है तो आपको कुछ भी बुक वगैरह कहीं से भी मतलब XYZ भी अलग से लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारा मैटर हम इंक्लूड कर रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये ए नंबर और बे नंबर दोनों, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ही सही है। यानी कि संज्ञानात्मक गतिविधि और संवेगात्मक गतिविधि ये दोनों ही अग्र मस्तिष्क की विशेषता है। बाकी देख लेते हैं 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, श्वास लेना और हृदय गति। ये कौन से मस्तिष्क की, पश्चिम मस्तिष्क की विशेषता है। और अनुमस्तिष्क की विशेषता ये 4 नंबर ऑप्शन है। शारीरिक मुद्रा एवं संतुलन को नियंत्रित करने की जो गतिविधि होती है वह अनुमस्तिष्क के अंतर्गत होती है। तो चलिए, इसमें अपने को जो ऑप्शन सिलेक्ट करना था, यानी 1 नंबर और 2 नंबर दोनों सही है। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, द नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो 7 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, द नंबर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है, लड़कों में शारीरिक विकास में तीव्र समृद्धि प्रारंभ होती है। यहाँ पर तीव्र समृद्धि प्रारंभ होने की बात की गई है। तो लड़कियों में, अब हालांकि हमने जो 4 अप्रैल को टेस्ट लिया था उसमें लड़कियों के संबंध में पूछा था। अगर लड़कियों के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। लेकिन यहाँ पर लड़कों के संबंध में बात की गई है। लड़कों के संबंध में अगर पूछेगा तो 12 से 13 वर्ष राइट आंसर करना, अपने को ऑप्शन करना होगा बे नंबर। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, बे नंबर, 12 से 13 वर्ष। और लड़कियों के संबंध में पूछा जाएगा तो 10 से 12 वर्ष हो जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था तक बालक अंतर्बोधपरक विचार तार्किक विचार के द्वारा विस्थापित हो जाता है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था तक बालक अंतर्बोधपरक विचार तार्किक विचार के द्वारा विस्थापित हो जाता है, यानी कि अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप चूज़ करें पहले ऑप्शन। और आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको इसका राइट आंसर बता ही देता हूँ। इसका 6 नंबर ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त संक्रियात्मक, जीन पियाजे ने ये जो 4 अवस्थाएं बताई है, संवेदी परक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 4th है औपचारिक, यानी कि ये 1st नंबर पर है, ये 2nd पर है, सॉरी
वन सेकंड, ये सेकंड पर है, ये थर्ड नंबर पर है, और ये अंतिम अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक है, ठीक है। और ये वाली है 7 से 11 वर्ष। अब मैं इनको थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं। ये जो है अंतिम, ये तो है 11 से 15 वर्ष, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। और ये जो अवस्था है यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है 7 से 11 वर्ष, ठीक है। और ये है 2 से 4 वर्ष तक, कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक। और ये है 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। अब देखिए इसमें अपने को प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा होगा, 6 नंबर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए इसमें होता क्या है, वे मानसिक क्रियाएं जो बच्चे को पूर्व में शारीरिक रूप से किए गए कार्यों को मानसिक रूप से करने की सुविधा प्रदान करती है। यानी कि जो बच्चे ने पहले शारीरिक रूप से जो कार्य किए थे, उसमें मानसिक प्रतिमा, बालक अपने मानसिकता के अंदर प्रतिमा बनाना प्रारंभ कर देता है, जिसको हम बोलते हैं तार्किक चिंतन का प्रारंभ। तो वह, हालांकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर तो होता है अमूर्त चिंतन का विकास, ठीक है। और यहाँ पर मूर्त चिंतन या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बालक शारीरिक रूप से जो क्रियाएं करता है, जब उसके बारे में दिमाग से सोचना प्रारंभ कर देता है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10। यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। नवजात शिशुओं के उपस्थित कुछ मुख्य प्रतिवर्त के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो इसे किसके अंतर्गत शामिल करेंगे, तो 10 नंबर प्रश्न का आपने, हालांकि अगर अच्छे से इसको समझना है इस प्रश्न को, तो आपको पिछला वीडियो जो कि हमने बाल विकास पर ही अपलोड कर रखा है, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसके राइट ऑप्शन की ही बात करेंगे, तो 10 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है। जैविक तथा समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध है। किस किस का संबंध है भाई, यहाँ पर पूछ रहा है। जो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके अंदर आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड। अब देखिए प्रश्न की भाषा को आपने पढ़ लिया होगा। तो इसमें देखिए जैविक तथा समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध है। जैविक के साथ साथ और कौन कौन सी क्रिया आती है भाई, आपने पिछले टेस्ट में देखा होगा संज्ञानात्मक विकास, वहाँ पर संज्ञानात्मक लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण भी है और समस्या समाधान भी है और तर्क भी है, तो 4 चीज़ें लिखी हुई है। अब देखिए ये जो प्रत्यक्षीकरण और समस्या समाधान है ना, प्रत्यक्षीकरण और समस्या समाधान जो है यह संज्ञानात्मकता के ही भाग है, ठीक है। समझ लेना ध्यान से, संज्ञानात्मकता का ही भाग है कौन सा, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान और तर्क। यानी कि इनको चारों को ही इंक्लूड करेंगे संज्ञानात्मकता के साथ साथ, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ओके। क्योंकि संज्ञानात्मकता के अंदर ही व्यक्ति तर्क करता है, समस्या समाधान करता है। प्रत्यक्षीकरण यानी कि बिल्कुल सामने से जो उसकी प्रत्यक्ष रूप में जो चीज़ होगी उस पर वो मानसिक क्रियाएं करता है। तो ये चीज़ें होती है संज्ञानात्मकता के अंतर्गत आती है, ठीक है। और प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, जैविक तथा समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध। जैविक के साथ साथ में संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, सामान्यतः अधिकांश बच्चे किस आयु तक बिना सहारे बैठ सकते हैं। तो बिना सहारे पूछ रहा है, यहाँ पर 7 वर्ष भी लिखा है और 7 माह भी लिखा है। आपको 7 माह, क्योंकि 7 वर्ष में तो बच्चा बैठना क्या, बच्चा तो भाग मतलब इधर उधर क्रियाएँ करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर, 7 माह। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 13। बीएस ब्लूम के द्वारा विकसित ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत पुनर्व्याख्या करना किसमें सम्मिलित करेंगे। बीएस ब्लूम के जो विकसित ज्ञानात्मक के क्षेत्र है, उसके ज्ञानात्मक क्षेत्र के 3 स्तर बताए हैं, ठीक है। निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर।
अब निम्न स्तर में क्या आ जाता है अभी, ज्ञान, बोध और प्रयोग, और मध्यम स्तर में क्या आता है अभी, विश्लेषण और संश्लेषण, और जो उच्च स्तर है उसके अंदर आ जाता है मूल्यांकन। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, पुनर्व्याख्या। ठीक है, तो पुनर्व्याख्या का पूछा, अगर व्याख्या का पूछ लेता तो आपने पढ़ा ही होगा, व्याख्या किस में आ जाती है अभी, बोध के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, व्याख्या किस में आ जाती है, बोध में क्या आता है, व्याख्या। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पुनर्व्याख्या पूछ रहा है, तो पुनर्व्याख्या आ जाएगी संश्लेषण में। ठीक है, अब ज्ञान में क्या आता है, जैसे किसी चीज़ की परिभाषा देना, या फिर मतलब किसी चीज़ को मिलाना, लिखना। ठीक है, और इसके अलावा बोध में कौन कौन सी क्रियाएं आती है, व्याख्या करना, प्रतिनिधित्व करना, वर्गीकरण करना, ये चीज़ें आती है, संकेत करना, औचित्य सिद्ध करना, ये चीज़ें आती है बोध के अंतर। और प्रयोग में क्या आता है, छांटना, गणना करना, रचना करना, भविष्यवाणी करना या तैयारी करना, परिवर्तित करना किसी चीज़ को, तो ये चीज़ें आती है अभी प्रयोग में। लेकिन यहाँ पर संश्लेषण ऑप्शन सही है, क्योंकि संश्लेषण में क्या होता है, संश्लेषण और विश्लेषण दो विधियाँ भी है। तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि व्याख्या करना अगर आ जाता तो बोध के अंतर्गत आता है, लेकिन पुनर्व्याख्या करना संश्लेषण के अंतर्गत आता है, जैसे कि योग करना या विभाजित करना इत्यादि क्रियाएं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ हम आपको और बताते हैं कि इसमें सरल संरचना, संश्लेषण में क्या होता है कि सरल संरचना का प्रयोग कराकर, सरल संरचनाओं का प्रयोग या संयोग कराकर अधिक जटिल संरचना का निर्माण किया जाता है, जिसे हम संश्लेषण कहते हैं, जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है। जैसे कि ये है ना, अपने शिक्षण सिद्धांत है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, और प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है। तो इसके हमने संश्लेषण और विश्लेषण के बारे में आपको पूरे डिटेल से नीचे हमने डाल रखा है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि संश्लेषण विधि क्या होती है। ये शिक्षण की दो विधियाँ हैं, संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण विधि में क्या होता है, संश्लेषण विधि एक शिक्षण विधि है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, अर्थात पहले से ज्ञात तथ्य एवं सूत्रों की सहायता से नए तथ्यों से समस्या के हल करने की शिक्षण विधि को संश्लेषण विधि कहते हैं। इस विधि में समस्या के हल करने की विधि पहले से मालूम रहता है, और ज्ञात विधि के आधार पर समस्या का हल निकालते हैं, यानी कि पहले से जो चीज़ें ज्ञात हैं उससे अज्ञात की ओर चला जाता है। और विश्लेषण विधि में क्या होता है, विश्लेषण विधि एक शिक्षण विधि है जिसमें किसी समस्या को पहले से छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, यानी विश्लेषण किया जाता है उसका, है ना, जोड़ तोड़ किया जाता है। उसके बाद समस्या के बारे में अध्ययन किया जाता है, फिर उसके निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इस प्रकार के शिक्षण विधि को विश्लेषण विधि कहते हैं। अब इनमें थोड़ा सा अंतर भी देख लेते हैं, क्या क्या अंतर है, आपके काम आने वाली चीज़ है, आपके पास समय हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखा है, विश्लेषण विधि। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि विश्लेषण का पूछ ले तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, संश्लेषण विधि का पूछ ले तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, और अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना है तो विश्लेषण विधि हो जाएगी। और विश्लेषण में क्या है, इस विधि द्वारा समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचने में अधिक समय लगता है, और संश्लेषण में कम समय लगता है। विश्लेषण विधि में क्या है, थर्ड नंबर पर है, इस विधि का उपयोग प्राथमिक स्तर के कक्षा के द्वारा कठिन होता है, कक्षा के लिए करना कठिन होता है, किसके लिए, प्राथमिक स्तर के लिए। और संश्लेषण विधि है जो कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है। और 4 नंबर में क्या लिखा है, इस विधि में विश्लेषण के अंतर्गत देखिए, इस विधि में छात्रों में तर्क अथवा निर्णय शक्ति का विकास होता है। और संश्लेषण विधि में क्या है, 4 नंबर में क्या लिखा है, इस विधि में छात्रों में तर्क तथा निर्णय शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। 5 नंबर में क्या लिखा है, संश्लेषण विधि बालकों को खोज करने का अवसर प्रदान करता है, और विश्लेषण विधि में क्या होता है, बालकों को खोज करने का अवसर प्रदान करता है, और संश्लेषण विधि बालकों को खोज करने का अवसर पूरा प्रदान नहीं कर पाता है। 6 नंबर ऑप्शन है, विश्लेषण विधि एक कठिन विधि होने के कारण इससे बालकों में नीरसता की भावना उत्पन्न होती है, और यह इंटरेस्टेड है, जो संश्लेषण विधि है ना, संश्लेषण में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, तो नीरसता की भावना उत्पन्न नहीं होती है। ये अपने टीचिंग्स मेथड्स के अंतर्गत आता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हमने आपको एक एक्स्ट्रा मैटर प्रोवाइड किया है, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। अपने वापस टेस्ट के प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या है, बच्चों में बाएं तथा दाएं हाथ के लिए वरीयता का विकास किस अवस्था में होता है। एनसीईआरटी में लिखा मिल जाएगा ये कथन, ठीक है। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपने चुन लिया होगा।
हम आपको बता दें पूर्व बाल्यावस्था में जब बालक होता है उसमें क्या होता है, बच्चे को दाएं एवं बाएं के लिए वरीयता का विकास यानी कि बच्चा परिपक्व हो जाता है कि वह दाएं हाथ का प्रयोग करेगा या फिर बाएं हाथ का प्रयोग करेगा भविष्य में, ठीक है। तो इसका विकास कब होता है, पूर्व बाल्यावस्था में। इस चीज़ का थोड़ा सा आपने विशेष। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15, विकास के संबंध में सही कथन नहीं है। तो विकास के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है, विकास बहुदिश है, बिल्कुल राइट ऑप्शन, फर्स्ट नंबर एकदम सही है। और अपने को कथन सही नहीं का विकास चूज़ करना है। तो विकास बहुदिश होता है, राइट। और बे नंबर ऑप्शन है, विकास अत्यधिक जटिल संशोधन अयोग्य होता है, गलत। विकास ऐतिहासिक दर्शन से प्रभावित होता है, बिल्कुल राइट। विकास अनेक शिक्षक विद्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है, बिल्कुल राइट है। अब बे नंबर ऑप्शन में क्या होना चाहिए, विकास अत्यधिक लचीला एवं संशोधन योग्य होता है, यहाँ पर जटिल एवं संशोधन अयोग्य लिखा है इसलिए गलत है। तो क्या आ जाएगा, लचीला संशोधन योग्य, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16, किसका विकास का परिस्थितिक परक दृष्टिकोण यानी कि परिस्थितिक परक मॉडल व्यक्ति के विकास में परिवेशीय कारकों की भूमिका पर अधिक बल देता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, इसमें सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि परिस्थिति परक दृष्टिकोण जो कि परिवेशीय यानी कि परिवेश के यानी कि आसपास के वातावरण के वातावरण पर अधिक बल देता है, तो वह किसका स्थिति परक दृष्टिकोण है। दो जनों ने दिया है, भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए अगर तो दुर्गानंद सिन्हा आएगा, दुर्गादास लिखा है तो दुर्गानंद सिन्हा आ जाएगा। और ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न का जो अपन देख रहे हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, द नंबर। लेकिन यहाँ पर ऑल ओवरऑल पूछा है और जो कि परिवेशीय कारकों की भूमिका पर अधिक बल देता है, तो जो कि ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का स्थिति परक दृष्टिकोण है या फिर परिस्थिति परक दृष्टिकोण के अंतर्गत इसको 5 मंडलों में विभाजित किया गया है। और जब भारतीय संदर्भ में जो दुर्गादास सिन्हा ने दिया है उसको 2 प्रकार या 2 परतों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ब्रेनफ्रेंड ब्रेनर के बारे में बात करनी है तो इसके बारे में पूछेगा 5 मंडल, जैसे लघु मंडल और इसके अलावा 4 और हैं। मध्य मंडल में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो उसको आप थोड़ा देख लेना, आपको पता चल जाएगा बुक में। और नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 17, विकास की प्रथम अवस्था है। इजी सा प्रश्न है, आप कुछ बच्चों ने शैशवावस्था स्मरण किया है, लेकिन प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि भ्रूणावस्था जो होती है विकास की प्रथम अवस्था होती है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें कोई समझाने वाली विशेष बात है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 18, किस अवस्था में स्मृति की तीव्रता एक महत्वपूर्ण घटना होती है। स्मृति की तीव्रता एक महत्वपूर्ण घटना होती है, कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व यौवनारंभ अवस्था में, या पूर्व बाल्यावस्था में, या फिर उत्तर किशोरावस्था में। देखिए जो कि शारीरिक परिवर्तन किस में होते हैं ये पूछ रहा है, कहने का मतलब ये है कि शारीरिक समृद्धि अर्थात शारीरिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होते हैं, तो यौवनारंभ अवस्था होती है। यौवनारंभ अवस्था कौन सी होती है, बाल्यावस्था का अंतिम चरण, अंतिम दौर, या फिर किशोरावस्था का प्रारंभिक दौर जो कि यौवनारंभ अवस्था होती है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। फीमेल की बॉडी में भी परिवर्तन आते हैं और मेल की बॉडी में परिवर्तन आते हैं। जैसे मेल के तो जैसे दाढ़ी उगना, इस प्रकार से कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न भी आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19, पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार किशोरावस्था है। आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, मेरे ख्याल से सीटेट में ये प्रश्न आ चुका है और बहुत से बच्चों ने सही भी किया है। श्रीमान धीर सिंह भाई सर ने भी इस प्रश्न को व्याख्या सहित पोस्ट कर रखा है। तो इसमें 2 अवस्थाएं इसके अंतर्गत आती है, कौन सी, प्रायत नैतिकता की अवस्था और स्वायत्तता की अवस्था, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। अब देखिए जो इसका राइट आंसर है वह है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, ठीक है। अब देखिए जो प्रायत नैतिकता की अवस्था उसमें क्या कौन सी आयु वर्ग होता है, 2 से 8 वर्ष। इसके अंतर्गत कितनी आयु होती है, 2 से 8 वर्ष। और इसके अंतर्गत कितनी आयु होती है, 9 से 11 वर्ष। 9 से 11 वर्ष। अब देखिए
जो 9 से 11 वर्ष के मध्य प्रारंभ होती है ना, उसमें क्या होता है, जहाँ नैतिकता का निर्धारण बच्चा दूसरों के दबाव के बिना अपने विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देता है ना, वह होती है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। और जहाँ बच्चा दूसरों का दबाव महसूस करके करता है, नैतिक निर्धारण करता है, नैतिकता का निर्धारण दूसरों के दबाव में आकर करता है, वह तो होती है प्रायत नैतिकता की अवस्था। और जहाँ पर बच्चा आज़ाद महसूस करते हुए स्वविवेक से नैतिकता का निर्धारण करता है, स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए, तो वह होती है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। और इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 से 11 वर्ष वाली स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 20, आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 देखिए। इसमें क्या पूछा है, किशोरावस्था में संवेग होते हैं। किशोरावस्था में संवेग पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप इसका आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होता है। ए नंबर में लिखा है अयुक्ति संगत, ब में लिखा है नियंत्रित एवं तीव्र, स में लिखा है युक्ति संगत एवं तीव्र, और द में लिखा है अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगत। हालांकि इसका ए नंबर ऑप्शन भी सही है, उसमें अयुक्ति संगत लिखा है, लेकिन ज़्यादा सही अपने को सिलेक्ट करना होगा तो द नंबर ऑप्शन सही होगा, अयुक्ति संगत। अब देखिए 12 से 16 वर्ष तक बच्चा बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, यानी कि बाल्यावस्था के बाद में जब किशोरावस्था का प्रारंभ होता है, किशोरावस्था में बालक ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और कई बार भावुक होकर बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। जैसे कि कई बार प्रेम में बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। इसके अलावा और भी जैसे परिवार के साथ झगड़ा करना, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ना, तो ये किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चे जल्दी भावुक हो जाते हैं और उनके संवेग अनियंत्रित होते हैं और उसकी कोई युक्तिकरण भी नहीं होता। अब जो किशोरावस्था में संवेग कैसे होते हैं, किशोरावस्था में संवेग होते हैं स्वाभाविक होते हैं, और बाल्यावस्था में संवेग कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, और किशोरावस्था में संवेग कहते हैं सबसे अधिक अस्थिर व अनियंत्रित और अयुक्ति संगत होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, द नंबर ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे सारे, और समय थोड़ा ज़्यादा लगा है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि आपको सभी ऑप्शन अच्छे से क्लियर कर दूं, ताकि यहाँ से कोई प्रश्न पुटअप अगर एग्ज़ाम में होता है तो आप उस प्रश्न को चंद सेकंडों में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकूं। तो ये प्रश्न आप देख लेंगे, एक बार फिर से देख लेना कभी भी समय मिले तो। एक चीज़ और है कि आरबीएससी बोथ लेवल ऑल सब्जेक्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी। और नेक्स्ट मैं हम आपको यहाँ पर अपना समय आपका ज़्यादा लिया है उसके लिए, लेकिन ये समय विशेष मैं आपको बता दूं कि समय वेस्ट वाली बात नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अपने सामने आती है और चाहे उसमें थोड़ा समय लग भी जाए ना, तो वह समय हमारे लिए वेस्ट नहीं होता बल्कि हमारे लिए इन्वेस्ट होता है। अब रात को वीडियो पोस्ट करना हमने किस लिए किया है, ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, आपको प्रेरणा मिले कि आपके सर अगर आधी रात को आपके लिए वीडियो बना सकते हैं तो आप खुद के लिए पढ़ने को प्रेरित हो सकते हैं। तो इसीलिए इस समय, हालांकि वैसे भी पढ़ाइयों का एग्ज़ाम्स का टाइम है, अभी डेट आने वाली है एग्ज़ाम की, तो सब कुछ नींद वगैरह सब कुछ सबकी गायब हो जाएगी, थोड़े दिन की बात है। तो हमने कोशिश की है आपको बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को व्याख्या सहित पोस्ट करने की। आपको उचित लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना राय शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगा हो। अगर नहीं भी लगा हो अच्छा तो भी लाइक तो कर ही देना, उसका कोई टैक्स नहीं लगता। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।